अपलोड किया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, और इस मोशन इन ए प्लेन का डिस्कशन शुरू करते टाइम हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दैट इज मोशन, इसके अबाउट बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था कल के लेक्चर में। और वहां पे मोशन के बारे में रेणुका हमने क्या डिस्कस किया था, क्या होता है मोशन मतलब? It is a change in the position of a body with respect to space and time. वेरी गुड। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारी बेसिक कंसेप्ट वही होने वाली है, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है और चेंज होते टाइम हम सराउंडिंग के साथ उसकी पोजीशन जो है टाइम टू टाइम, पोजीशन टू पोजीशन जो है डिफरेंट पॉइंट पे लोकेट करते हैं, और हमें सराउंडिंग के साथ हर बार कंपेयर करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है, जिसको अपन स्पेस एंड टाइम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। और इस तरह से हमने मोशन को डिफाइन किया था कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। तो वहां पे पोजीशन बॉडी की चेंज होगी, मतलब क्या होगा, इसलिए हमने फिर से पोजीशन को इंट्रोड्यूस किया था। और पोजीशन का मतलब होता है पॉइंट इन द स्पेस एट विच बॉडी एग्जिस्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे बॉडी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है बॉडी की पोजीशन। अगर ये पोजीशन बदल गई तो बॉडी मोशन परफॉर्म करेगी। उसके बाद में हमने देखा था कि ये जो मोशन हम पढ़ रहे हैं इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि इस टाइप के मोशन में बॉडी जो है एक्चुअल में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस होती है, ट्रांसलेट होती है। हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते कि बॉडी यहां से वहां तक जा रही है। तो इस टाइप की मोशन अगर वहां पे परफॉर्म होती है तो हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते थे। उससे रिलेटेड हमें इस टॉपिक में दो टाइप की मोशन पढ़नी है, एक रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें बॉडी विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड दूसरी कर्वीलिनियर मोशन जिसमें बॉडी जो है एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी, नहीं तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इतना सारा डिस्कस करने के बाद हमने एक्चुअल में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। एंड इस मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन करने के लिए हमने कल ही डिसाइड किया था कि ये जो टॉपिक है बेसिकली ये बिलोंग करता है फ्रॉम काइनेमेटिक्स। एज इट बिलोंग्स फ्रॉम काइनेमेटिक्स, यहाँ पे हमें सिर्फ मोशन के इफेक्ट्स पढ़ने हैं, मोशन के कॉजेस नहीं पढ़ने। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी एंड तीसरा एक्सेलरेशन, इस तरह से ये तीन कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब इस टॉपिक में हमें जो भी सिलेबस पढ़ना है, पहले मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, देन मोशन इन ए प्लेन आएगा, उसमें प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, देन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। इन सब बातों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो हर बार हमें जो डिस्कशन करना होगा वो सिर्फ ये तीन कंसेप्ट के अबाउट होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसलिए हमने कल का पूरा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें बस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या है, यूनिट्स क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, डायरेक्शन कौन सी है, एंड वेरियस एग्जांपल इनसे रिलेटेड डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके साथ में कंपेयर करने के लिए हमने देखा था कि जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसके जैसी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो है डिस्टेंस। जैसे वेलोसिटी होती है उसी की तरह स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज स्पीड। एंड ये एक्सेलरेशन स्केलर फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में इस कॉर्नर में लिख दिए थे कि बेसिकली एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल बी इंड्यूस्ड ओनली इफ वेलोसिटी चेंजिंग। अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, लेकिन हम उन दोनों का कोई रिलेशन यहाँ पे मतलब लिख नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। हर बार जब भी एक्सेलरेशन आएगा उसको इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी का चेंज होगा। ठीक है, तो इतनी बातें एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस किए थे। क्लियर? यस सर। तो आज के हमारा जो लेक्चर है उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। एंड ये काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम एज कंपेयर टू अदर कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा टाइम देने वाले हैं। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस को ज्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि ये काइनेमेटिकल इक्वेशन इस टॉपिक में तो बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग सिलेबस में भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स में सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, अब ये काइनेमेटिकल आए कहां से, इक्वेशन डिराइव कैसे किए,
वो सारी बातें यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करनी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि डिराइव करने की जो स्टेप है उसमें मतलब जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उससे कोई एप्लीकेशन या फिर एमसीक्यू में हमें हेल्प नहीं होगी, इसलिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन अनुजा? 3 सर 3। ओके देविका? 3 बेसिक होते हैं और उसके साथ में और 2 काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिनका हमें सिलेबस में यूज करना पड़ता है। ठीक है, कौन से होते हैं बोलो? फर्स्ट वन v is equals to u plus at, then v square equals to u square plus 2as, then s equal to ut plus half of at square। ये बेसिक एकदम फंडामेंटल 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जिनमें v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, then t is the time, a is the acceleration, then s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन के साथ हम 2 इक्वेशन और यूज करते हैं। एक आता है जिसमें पहले Sn, और Sn का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। लेकिन ये इन जनरल नॉर्मली हम यूज नहीं कर सकते। ये कब यूज होता है? इफ we have to find displacement in nth सेकंड। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अब ये nth सेकंड मतलब कहां से आ गया? कल के लेक्चर में भी जब हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे थे, तब भी सिमिलर कंसेप्ट वहां पे थी। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो 5 सेकंड में, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में, ऐसे जो सेकंड दिए जाते हैं इसका मतलब 0 से लेके 5, इसका मतलब 0 से लेके 4, इसका मतलब 0 से लेके 10, तो उस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ता है ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो इन 3rd सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो इन 4th सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो इन 5th सेकंड, तो उस केस में हमें जो है ये वाला nth वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसको छोड़ के और एक है जिसको अपन ज्यादातर यूज करते नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए। ठीक है, s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टाइम। तो ये आ गए काइनेमेटिकल इक्वेशंस जिनसे रिलेटेड हमें आज बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है। ठीक है, क्लियर सबको? यस नो? Yes, मिल sir. गया? ओके, यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे आज जो हम डिस्कशन करने वाले पूरा का पूरा वो सिर्फ काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन का होगा। लेकिन इस टाइप के काइनेमेटिकल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। एकदम सिंपल बात है, आपको अगर बोला है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। ठीक है, अभी तो सिंपल लगता है कि ये सर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आता है, हमें समझ में आता है, ये अभी आता है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह का जो डेटा है वो हमें डिस्टर्ब करता है। ठीक है ना, डिस्टर्ब नहीं करता है, हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिख रहा है हमें कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि बॉडी की जो मोशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको बोला गया है कि इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में आ रही है इसका मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 0, यानी हमें वहां पे v इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, देन इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, if a body starting from rest है and accelerates uniformly, then its displacement will be,
क्योंकि आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चन में इनमें से कोई एक कंडीशन आएगी, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सारी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। आपको अगर बोला जा रहा है कि एक बॉडी है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यानी कि u इक्वल्स टू 0 हो गया, और बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन जो यूज करते हैं काइनेमेटिकल, वो होता है 1/2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। जो भी डिस्प्लेसमेंट अपन कैलकुलेट करेंगे s, ये बनेगा हाफ ऑफ ए इंटू टी का स्क्वायर। अब ये आया कहां से? एक्चुअल काइनेमेटिकल इक्वेशन है ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बट हियर u 0 दिया है, दैट्स व्हाई s बनेगा 1/2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। कब? अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो। लेकिन अगर आपको ऐसे बोला है कि इफ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसे अगर आपको बोल रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है? डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है यस दैट इज इक्वल्स टू होगा u इंटू टी। जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है इनटू टाइम, फॉर विच टाइम इंटरवल इट इज इन मोशन, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और इस केस में एक्सेलरेशन 0 है, ये हमें कंडीशन दी होती है, तो हम इस तरह का ये डेटा पुट करते हैं। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके। सेम वे आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो हमें कुछ कंडीशंस वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि इफ टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दो बॉडीज है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये कंडीशन हमें दी जाएगी। तो अगर दोनों ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है, उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट है, इफ मीट ईच अदर, रास्ते में अगर एक दूसरे को मिल रही है, तो उस केस में उन दोनों का क्या सेम होता है? डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये कंडीशन दी जाती है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि एक बॉय था जो पहले खड़ा था, एक साइक्लिस्ट ने उसको क्रॉस किया विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद बॉय जो वो भागने लगा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कितने टाइम के एंड कितने डिस्टेंस के बाद जो भागने वाला बॉय था वो साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर दिए हैं, मतलब कंडीशन क्या है कि दो बॉडीज है, एक बॉय एक साइक्लिस्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब वो मिलेंगे, अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, तो जब वो मिलेंगे तब उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। क्लियर? हो सर। ओके। आपको अगर ऐसे बोला जा रहा है कि अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बीटा इज द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी मूव कर रही है एक पाथ के ऊपर, जिसमें आपको बोला है कि पहले वो एक्सेलरेट हो रही है विथ एक्सेलरेशन अल्फा, देन रिटार्ड हो रही है विथ रिटार्डेशन बीटा, एंड उसकी जो टाइम ऑफ जर्नी है वो आपको टी दिया है। देन उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी है वो होती है अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, एंड उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा बाय द बॉडी वो होगा अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। मतलब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि कार एक्सेलरेट्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then retards with 3 meter per second square, and total time of the journey of the car is 10 seconds. Then calculate the maximum velocity attained by the car, then calculate the distance covered by the car। इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो जो बोर्ड पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना तो पॉसिबल नहीं इतना सब कुछ अभी। क्लियर? करो राव? Yes, sir. ओके। उसी तरह से अगर आपको बोला है वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना है, रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। मतलब कि होगा क्या, ट्रेन है, ट्रेन उसको बोला है कि उसका जो फ्रंट इंजन है उसकी वेलोसिटी एंड रियर इंजन की वेलोसिटी जब वो एक पोल को क्रॉस कर रहे थे तब डिफरेंट थी। तो उस पॉइंट पे ट्रेन के मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वो अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधा स्क्वायर रूट में ये u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनका स्क्वायर करके रूट में डिवाइड बाय 2 करके रख देंगे तो हमें मिड पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर? The next, ratio of displacement in successive second, और वहां पे कंडीशन है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट चाहिए। यानी कि क्या, देखो फॉर एग्जांपल सेम पार्ट जब अपन फ्री फॉल पढ़ते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी एप्लीकेबल होता है कि अगर मैंने ये चौक यहां से छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा। अब ये चौक नीचे जाएगा, इसका मतलब ये मूव हो रहा है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में पहले सेकंड में चौक ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, देन दूसरे सेकंड में चौक ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, तीसरे सेकंड में चौक ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, वही कंडीशन यहां पे हम लिख रहे हैं कि रेशो है इसका डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे हम 1:3:5:7 ये ऑड नंबर का रेशो होता है, उसको अपन मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब ये आता कैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टार मार्क करके दिया है, आपको डायरेक्टली रिमेंबर करना है। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर आपको बोला जा रहा है रेशो ऑफ टाइम इंटरवल्स, रेशो ऑफ टाइम इंटरवल्स फॉर सक्सेसिव सेकंड, वहां पे भी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज करना अलाउड नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देखो कि जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब चौक को मैं छोड़ रहा हूं और चौक नीचे आ रहा है, तब चौक ने पहला मीटर कवर करने के लिए जो टाइम लिया था, देन दूसरा मीटर कवर करने के लिए जो टाइम लिया था, देन तीसरा मीटर कवर करने के लिए जो टाइम लिया था, अगर इनके अपन रेशो लेंगे तो वो रेशो इस तरह से आते हैं 1:√2 - 1:√3 - √2, बोलो आगे क्या आएगा, सीक्वेंस बोल सकते हैं आगे, √4 - √3, √3, आगे √5 - √4। वेरी गुड, ऐसी सीक्वेंस अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई, सफिशिएंट है, आगे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो जो पॉइंट्स अभी लिख के दिए हैं इन सबको आप लर्न करेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड हमें बहुत कुछ डिस्कशन करना है। इस तरह के और भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, रिमेनिंग जो है इसके बाद में लिख के दूंगा, फिर उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको बोला है कि इफ अ कार इनिशियली मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर come to rest in the time interval of 10 सेकंड। अब come to rest बोला, इसका मतलब क्या हुआ, v = 0। वेरी गुड, v = 0। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला है, इफ ए कार ट्रैवलिंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन टाइम इंटरवल 10 सेकंड, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल विल बी। ये जो रुकने के लिए उसको टाइम लगा था, उस टाइम में कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा, वो क्वेश्चन मार्क है, और ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कर सकते सॉल्व? यस, नो? यस सर। चलो कौशिक करो ट्राई बेटा, क्या आएगा आंसर बोलो, रेणुका, अनुजा, देविका, ट्राई करो पहले, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करके देता हूं।
क्या करना होगा? Sir, देखो answer 1. 1 मीटर, 1 आ रहा है क्या? 1 meters per second. नहीं, डिस्टेंस 1 मीटर में ही आएगा ना, मीटर पर सेकंड में नहीं होगा। हाँ, देखो मीटर. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो गिवन डेटा होता है वो हर बार 64.8 है। 67.8 64.8 ओके 64.8 1 देविका तुम्हारा बोले आंसर 100 मीटर 100 कौशिक कौशिक नहीं किया सॉल्व ओके चलो तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी जो वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर में दी है हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो इस तरह से अगर 36 इंटू 5/18 करेंगे तो ये बनेगा 1 ये बनेगा 2 यानी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड अब बेसिकली कंडीशन क्या है देखो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले एक है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड दूसरा है ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर तो दोनों में से कोई भी अगर यूज करना है तो हमें वहां पे रिक्वायरमेंट होती है एक्सेलरेशन की जो क्वेश्चन में दिया नहीं है इसलिए मैं पहले v इक्वल टू यू प्लस at करके a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा अगर यहाँ पे बॉडी कम टू रेस्ट बोला है मतलब v 0 है तो यहाँ पे v अगर 0 बनेगा तो a आएगा u अपॉन t अब ये माइनस में आएगा u कितनी है 10 टाइम कितना है 10 तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है फाइनल आंसर नहीं है अब मैं क्या करूंगा इस एक्सेलरेशन को दोनों में से भी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा अब उससे पहले मुझे बोलो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे व्हाई इट इज नेगेटिव रिटार्डेशन है वेरी गुड ठीक है तो जो पसंद है उसमें पुट करो पहले वाले में पुट करेंगे तो वो बनेगा 0 इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस तो यस इक्वल्स टू आ गया 50 मीटर जो चारों के चार सबके आंसर थे उसी तरह से अगर इसमें भी पुट करूंगा s इक्वल्स टू u इंटू टी यू कितनी है 10 10 10 ये बना 100 माइनस हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर तो t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 50 तो 100 माइनस 50 मतलब फिर से 50 मीटर क्लियर यस सर Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट हो गया Yes, sir. ओके नेक्स्ट आपको बोला है कि एक कार है जो इनिशियली 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी और बाद में वो 100 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करके रेस्ट में आ गई मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 बन गई तो आपको बोला गया है उसको रेस्ट में आने के लिए टाइम कितना लगा होगा एक कार है जो इनिशियली ट्रैवल कर रही विद 72 किलोमीटर पर आवर एंड 100 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करके वो रेस्ट में आ रही है तो उसको रेस्ट में आने के लिए टाइम कितना लगा होगा ठीक कर सकते सॉल्व ट्राई करेंगे Yes, sir. करो ट्राई सबसे पहले वही बात पहले किलोमीटर पर आवर दिख रहा है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये 20 मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा अब डिस्प्लेसमेंट दिया है टाइम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है हाउ मच 10 वेरी गुड करेक्ट है ठीक है तो हमारे पास एक तो ये ऑप्शन है नहीं तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस at ये दो ऑप्शन है दो काइनेमेटिकल इक्वेशन है जिसके ऊपर से अपन टाइम निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है मतलब इन दोनों को यूज करने के लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा उसके लिए हम पहला वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो सेकंड वाला करना पड़ेगा दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as रेस्ट में आ रही मतलब v 0 है u कितना है 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस इंटू माइनस ये बनेगा माइनस 2 इंटू a इंटू 100
तो अगेन यहाँ पे a कितना बनेगा 400, ये -200 इधर जाके डिनोमिनेटर में बनेंगे 200, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? तो एक्सेलरेशन 2 आ गया, यहां पे पुट कर देंगे तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू 20 प्लस 2t, यानी t इज इक्वल्स टू आ गया 20/2 यानी 10 सेकंड हो गया। सबका सेम टाइम सर? सर तिकडे मायनस कसं आलं? मायनस कसं आलं कुठं? 400 नंतर तुम्ही -2 × a × 100 केलं ना? हे बघ काय 2 × 100 200 आहे। हाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा लेतो, ये ऐसे बनेगा फिर 0 इक्वल्स टू 400 - 200 × a। क्लियर? हाँ अभी निगेटिव टर्म इधर आ गई तो ये बनेगा 200 × a इक्वल्स टू 400। नाही सर, मायनस साइन कसं काय आलं असं विचारायचं, इकडे प्लस है ना? नहीं बेटा, यहाँ पे बाइक आके रुक रही है ना, तो वो रिटार्डेशन होता है। कल का लेक्चर देखा नहीं क्या अनुजा? सर रेणुका रेणुका कल होती ना बेटा तू। देखो हो इनिशियल वेलोसिटी है, बाद में बॉडी रेस्ट में आ रही है, मतलब स्पीड कम हो रही है, तो उसको अपन रिटार्डेशन बोलते हैं, जो निगेटिव होता है। हाँ ठीक है, दैट्स वाई ये माइनस लिया यहाँ पे। नहीं लिया होता तो क्या होता, यहाँ पे a की वैल्यू निगेटिव आती है -2, वैसे मैं यहाँ पे माइनस ही पुट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट। आपको बोला है क्वेश्चन में कि एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक बस है, रेस्ट में थी, स्टार्ट कर ली ड्राइवर ने और वो चलने लगी रोड पे, मतलब एक्सेलरेट हो रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम वहां पे क्या होता है कि इस बस को एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्या करता है, क्रॉस करता है। मतलब बस निकल रही थी, उसी पॉइंट पे एक कार बाजू में से आगे गई और वो बस को क्रॉस करके निकल गई, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर वाली। तो इस केस में आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो बस अभी अभी स्टार्ट हुई है उसके पास एक्सेलरेशन है, मतलब इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब बस की स्पीड कार के स्पीड से ज्यादा बनेगी और ये बस कार को ओवरटेक करेगी। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, then calculate when and where car will overtake the bus। ठीक है, कब एंड कहा जो कार है बस को ओवरटेक करेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते सॉल्व? चलो ट्राई करो, कॉमन फास्ट नहीं आए तो भी चलेगा, मैं सॉल्व करके देता हूं। आ रहा है क्या आंसर? देखो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि सपोज एक स्टार्टिंग लाइन लेते हैं, यहां से बस स्टार्ट हो रही है और बस जा रही है, उसके बाद इस लाइन से एक कार जा रही है और एज्यूम करते हैं कि कोई डिस्टेंस है, हमें मालूम नहीं है, इस पॉइंट पे जहां तक जाने के लिए बस को एंड कार को टी इतना टाइम लगा था, ये बस कार को ओवरटेक कर रही है। तो अब मुझे बोलो कि अगर बस के बारे में बात करेंगे तो उसकी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अब ये कहां से आ गया, मैंने लिख के दिया था आपको,
if a body starting from rest and moves uniformly with an acceleration then displacement is given by half of at square. ये अभी लिख के दिया था, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब बस का एक्सेलरेशन दिया है 3, टाइम कितना है मालूम नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिला हमें 3/2 t का स्क्वायर। ओके देविका, एक मिनट में चेक कर रहे थे। एट द सेम टाइम वहां पे एक कार भी है जो मूव हो रही है, तो उस केस में कार का जो होने वाला डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन कार के पास एक्सेलरेशन नहीं है, कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? Velocity into time. वेरी गुड, वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सीलेंट। तो वेलोसिटी 10 है, टाइम तो मालूम नहीं, तो ये t बनेगा। अगर दोनों बॉडीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट है, तो दोनों का क्या सेम होगा? Displacement. मतलब हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस बनेगा 3/2 t स्क्वायर, कार का बनेगा 10t, एक t कैंसल, तो यहाँ पे 3t इज इक्वल्स टू बन गया 20, यानी देविका का आंसर करेक्ट था। 6.67 सेकंड के बाद में जो बस है वो कार को ओवरटेक करेगी। क्लियर? यस सर। तो ये हमें क्या मिला? व्हेन, कब, कितने टाइम के बाद। अभी मुझे बोलो वेयर, कहां पे ओवरटेक करेगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेयर मतलब डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस के बाद। क्या करना होगा हमें? बस t की वैल्यू पुट करनी होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 66.7 मीटर, इतने डिस्टेंस के बाद वो कार बस को ओवरटेक कर लेगी। क्लियर? यस सर। ओके चलो, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ी सी एक एडवांस एडिशनल कंसेप्ट है, जिसमें दोनों बॉडीज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तो क्या करना पड़ता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, आपको बोला है कि कंडीशन ये हो गई कि अभी जो देखा था वही है कि एक बस है जो पहले रेस्ट में थी और स्टार्ट होके वो क्या कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव हो रही है। 4 ज्यादा हो गया, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो मूव हो रही है, और पीछे से एक बच्चा है या फिर आदमी है जिसको बस पकड़नी थी, लेकिन ये बस जहां से स्टार्ट होती है उसके 20 मीटर बिहाइंड है। क्या है? 20 मीटर बस के स्टार्टिंग पॉइंट से बिहाइंड है, और ये बस पकड़ने के लिए क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो आपको वही पूछा गया है कि व्हेन एंड वेयर द बॉय विल कैच द बस। थोड़ा सा एक लिटिल बिट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप सॉल्व करो। कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट से बस स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट से बॉय अपनी मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो है 20 मीटर बिहाइंड। यानी कि क्या होगा, हम एक टाइम कंसीडर करेंगे कि t इतने टाइम के बाद ये जो बस है यहाँ पे होगी एंड बॉय भी वहां पे होगा, यानी ये एक दूसरे को मिलेंगे, कैच करेंगे, मतलब बच्चा जाके बस में बैठेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इतने टाइम इंटरवल में बस का होने वाला डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ये अगेन हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, क्योंकि वही कंडीशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन बोला है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस बनेगा 1/2 इंटू a इंटू टी का स्क्वायर। लेकिन बॉय के लिए कंडीशन क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय जो होगा वो रहेगा स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड दी उसकी 8, तो ये बनेगा 8 इंटू टी, इसका एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो ये t²/2 आ गया। लेकिन अगर बॉय को बस को पकड़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, जो सिचुएशन में यहां पे लिख रहा हूं कि अगर बॉय को बस को पकड़ना है तो उसको इस टाइम t में बस ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, एक मिनट उल्टा हो गया, ये बस है एंड ये बॉय है। देखो कंडीशन क्या है कि बॉय को क्या करना है कि टाइम इंटरवल t में बस ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है प्लस ये 20 मीटर, ये दोनों डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करना है, तभी ये बॉय जाके बस को कैच कर सकता है। ये कंडीशन समझ में आ रही है क्या? बोलो, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस नो?
Yes, sir. ओके यस सर. तो बस इसमें अब वैल्यूज पुट करते जाओ. यस फॉर बस कितना है t² 2 प्लस 20 एज इट इज. एस फॉर बॉय कितना है 8 इंटू टी. अब ये 2 कैंसिल करने के लिए थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t² प्लस 40t इक्वल टू, एक मिनट, सिर्फ 40 इज इक्वल्स टू 16t, यानी कि t² माइनस 16t प्लस 40 इक्वल टू 0. क्या मिला ये? Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a. ठीक है. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे बोलो a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है -16, c कितना है 40. यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 16 प्लस और माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना है 256 माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 4 इंटू 4 0 दैट इज 160 डिवाइड बाय 2 इंटू a मतलब 2. तो 16 प्लस और माइनस रूट में 256 माइनस 160 कितना आ रहा है 96. 96. Oh, sir. रूट ऑफ 96 मतलब कितना लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 4√6. 4√6 मतलब 9.8 के आसपास. हाँ. तो ये बनेगा 16 प्लस और माइनस 9.8 अपॉन 2. तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस लेंगे तो प्लस लेने के बाद कितना आता है बोलो 16 प्लस 9.8 कितना होगा वो अप्रोक्सीमेटली. अगर 9.8 को भी हाँ ठीक है ऐड करेंगे और 10 कंसीडर करेंगे तो आएगा 26 अपॉन 2 मतलब एक टाइम आ रहा है 13 सेकंड, दूसरा टाइम 3 सेकंड. ये समझ में आ गया क्या दो टाइम क्यों आ गए? एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है. तो किसको आंसर बोलेंगे 3 सेकंड को आंसर बोलेंगे या 13 सेकंड को आंसर बोलेंगे? देविका, अनुजा, रेणुका, कौशिक, कोई कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर? नाही? यस नो कुछ तो बोलो. सर दोन्ही मधून जे ऑप्शन मध्ये असेल ते टिक करून टाका. व्हेरी गुड. आणि ऑप्शन मध्ये दोन्ही असतील तर ऑप्शन में अगर दोनों है तो देखो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि दो टाइम आ गए इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉय बस को पकड़ने के लिए भागना शुरू करेगा तो पहले 3 सेकंड में वो बस को कैच कर लेगा. लेकिन अगर उसके दिमाग में और कुछ आ गया या फिर उसको समझ में आ गया कि जो बस मुझे पकड़नी थी ये नहीं थी वो आगे वाली थी तो वो आगे भागता जाएगा. लेकिन बस की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए बस स्पीड अप होगी एंड बस उसको 13th सेकंड में फिर से ओवरटेक करके आगे जाएगी. समझ में आ रहा है? दो टाइम आ रहे हैं दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब ये दोनों रास्ते में 2 बार मिलेंगे. तो फिर भी उस केस में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा फर्स्ट वन. हम चांस ही नहीं लेंगे सेकंड टाइम पकड़ने का. क्लियर? यस सर. ओके. तो इस तरह से ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और इसी के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट में ऐप के ऊपर एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप में भी वर्कशीट दूंगा जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे. एट द एंड आपको फिर इवनिंग में टेस्ट भी असाइन होगी जो सेम पार्ट के ऊपर टेस्ट देनी है. ठीक है. अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस एंड उसके एप्लीकेशंस हमने जो डिस्कस किए थे ये एप्लीकेबल थे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन. अब हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब क्या? जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है हमारा रोड होता है उसके ऊपर मूव होते टाइम. अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी टू बॉडी केस टू केस चेंज होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है.
अभी हम सेम कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को वर्टिकल प्लेन में कन्वर्ट करना है, और इसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या होगा कि जो बॉडी है जिसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, वो बॉडी जो है सिर्फ एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड, नहीं तो वर्टिकली अपवर्ड, नहीं तो वर्टिकल डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड, इसी पाथ पे मोशन परफॉर्म करेगी। एंड हमें मालूम है किसी बॉडी को अगर ऊपर से छोड़ दिया तो वो नीचे आती है, और उसको नीचे लेके आने के लिए और लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने थ्रो नहीं किया है, यहां से बॉडी को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, फिर भी ये नीचे आ रही है, कौन लेके आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होती है उसको अपन बोलते हैं एज ए मोशन अंडर ग्रेविटी। सो हियर वी हैव टू डिस्कस मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करते टाइम अभी जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने देखे थे वही सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे होंगे, बस चेंज क्या होगा, देखो जो एक्सेलरेशन हुआ करता था ए, अब वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, और वो बन जाएगा जी। उसमें भी कंडीशन है, अगर अपन बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में ये एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, अगर बॉडी को अपन डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में ये एक्सेलरेशन जो है वो प्लस जी होगा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था उसको अपन कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइट। डिस्प्लेसमेंट चेंज होके यहाँ पे बन जाएगी हाइट, बाकी सारी जो टर्म्स है वो सेम रहेगी। देखो फर्स्ट वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन ये बनेगा v इक्वल टू यू प्लस एटी था, प्लस की जगह पे अपवर्ड इसलिए माइनस a बनेगा t, तो ये बना v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। देन v स्क्वायर बनेगा u स्क्वायर माइनस 2gh, देन h बनेगा ut माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। सेम वे अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो ये v बनेगा u प्लस जी टी, देन v स्क्वायर बनेगा u स्क्वायर प्लस 2gh, एंड ये h बनेगा ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो है कुछ अलग पॉइंट नहीं है, वही है जो काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। बस चेंज क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू अपन वेरी नहीं कर सकते, और वो रहेगा g, और इस g की वैल्यू अंटिल गिवन, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम हर बार उसको 10 कंसीडर करने वाले, 10 एज्यूम करने वाले। क्लियर? यस सर। अब इसमें एकदम सिंपल बातें, वही प्रॉब्लम रहेंगे, उसी तरह की सिचुएशन रहेगी, बस बॉडी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से मूव होगी। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है, अगर यहाँ पे फिर से कीवर्ड यूज करेंगे कि अगर बॉडी ड्रॉप की है, बॉडी को ड्रॉप किया, इसका मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वहां से बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इट मींस फ्री फॉल। वेरी गुड, फ्री फॉल। इट मींस फ्री फॉल तो होगा ही होगा, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है ना, अगर बॉडी को थ्रो किया तो फाइनल वेलोसिटी 0। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये चौक है, पकड़ा हुआ था, छोड़ दिया मतलब ड्रॉप किया, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसको ऐसे पकड़ के फेंक के मारा, मतलब उसको मैंने क्या किया, थ्रो किया। क्लियर? यस सर। अगर बोला है कि बॉडी जाके ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब देखो ये चौक मैंने छोड़ भी दिया तो ये जब भी ग्राउंड के ऊपर जाके गिरेगा, मतलब स्ट्राइक करेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी नेवर बी 0। हर बार यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो रहने वाली है। ठीक है, अब मुझे बोलो कि अगर कोई बॉडी है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड बाय द बॉडी, कितना होता है, ये होता है t इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h बाई जी। ठीक है, बॉडी को, एक मिनट, कैसे आता है यहां पे देखते हैं। कंडीशन आपको बोली गई है कि सपोज एक बॉडी है जिसको हमने ड्रॉप किया है फ्रॉम हाइट h,
तो जब ये बॉडी ग्राउंड के ऊपर आके गिरेगी तो उसको आने के लिए टाइम कितना लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले आप ये सॉल्व करो, फिर मैं आपको वो शॉर्टकट बोलता हूं। कर सकते सॉल्व? क्या होगा? सबसे पहले बोला है बॉडी को ड्रॉप किया मतलब u इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है? टाइम। अब टाइम के मतलब टाइम है ऐसा काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें चाहिए। तो कौन सा ऐसा काइनेमेटिकल इक्वेशन? h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। यानी मुझे यहाँ पे h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर ये इक्वेशन यूज करना है। बट हियर u की वैल्यू कितनी है?